नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में। भारत और अमेरिका के राजनीतिक संबंध कैसे हैं, या भारत और अमेरिका के आपसी संबंध कैसे हैं। पूरे विश्व में जितने भी देश हैं वो सभी देश एक दूसरे देश से अपने संबंधों को लेकर, अपने व्यापार को, अपनी सुरक्षा को लेकर एक दूसरे से संबंध स्थापित करते रहे हैं, ताकि सभी देश विकास कर सकें, सभी देशों में सुरक्षा रह सके, व्यापार करें, अपने लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाएं, और अगर किसी तीसरे देश से उनको खतरा रहता है तो वो किसी और अन्य देश से अपना संबंध मजबूत करते हैं, ताकि वो उनके बुरे दिनों में या उनके वैसे दिनों में जब उनकी सुरक्षा को लेकर कोई समस्या उत्पन्न हो जाए तो तीसरा देश उसके साथ खड़ा रहे। इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं, कूटनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक, इसके बारे में। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद उसके पहले जो भी संबंध रहे वो ब्रिटेन, हमारी विदेश नीति तो थी ही नहीं, क्योंकि जो ब्रिटेन की विदेश नीति थी वही हमारी विदेश नीति थी। तो भारत की कोई विदेश नीति उस समय नहीं थी और ना हमारे किसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे। लेकिन 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ और उसके बाद फिर भारत की विदेश नीति की चर्चा शुरू हुई। लेकिन उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका और रूस, पूरा विश्व दो ध्रुवीय हो गया। एक तरफ अमेरिका था जो पूंजीवादी देशों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, सैन्य गठबंधन कर रहे थे, और दूसरी तरफ यूएसएसआर, रूस था जो साम्यवादी देश था, वो साम्यवादी देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और दोनों देश अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने गठबंधन को मजबूत करने के लिए, सभी विश्व के सभी देशों को अपनी अपनी तरफ मिलाने के लिए प्रयासरत रहे। उसी समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाई। वो किसी भी गुट में न शामिल होकर, गुटनिरपेक्ष रहकर अपना विकास, और जो विश्व में बहुत सारे ऐसे देश थे, इंडोनेशिया थे, मिस्र था, और भी बहुत सारे छोटे देश, अफ्रीकी देश, जो इस गुट में रहे, जो किसी भी, ना तो वो अमेरिका का समर्थन कर रहे थे और ना ही रूस का, बल्कि अपनी देश की शांति, सुरक्षा, व्यापार को प्राथमिकता देते हुए देशों से आपसी संबंध, सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने की कोशिश में थे। उसके बाद यूएसएसआर खत्म होता है, रूस का प्रभुत्व खत्म होता है, फिर अमेरिका एक छत्र पूरे विश्व पे का अधिपति बनता है, और उसके बाद भारत के भी संबंध अमेरिका से धीरे धीरे प्रगाढ़ होते हैं। खासकर अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जब करगिल युद्ध हुआ, और उसके बाद बिल क्लिंटन की भारत यात्रा होती है, फिर उसके बाद मनमोहन सिंह और बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश के बीच में जो परमाणु समझौता होता है, नागरिक परमाणु समझौता 2005 में, उसके बाद जॉर्ज बुश की भारत यात्रा होती है, फिर बाराक ओबामा की दो भारत यात्राएं होती हैं, एक मनमोहन सिंह के टाइम में और एक नरेंद्र मोदी के समय में, और फिर ट्रंप की। और भारतीय प्रधानमंत्री 2014 के चुनाव के बाद, जीतने के बाद, भारत में सरकार आने के बाद, मोदी जी की कई सारी यात्राएं अमेरिका में हुई हैं, और भारत के
व्यापारिक, राजनैतिक और सुरक्षा संबंध काफ़ी मजबूत हो रहे हैं। भारत और अमेरिका के ने 50 ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया है जिसमें वो एक दूसरे का कॉपरेशन कर रहे हैं। भारत को अमेरिका की ज़रूरत भी है और अमेरिका को भी भारत की ज़रूरत है। अमेरिका को भारत की ज़रूरत इसलिए है कि उसको चाइना को काउंटर करना है। एशिया में एक आर्थिक शक्ति के रूप में भारत है और चाइना को काउंटर करना है। भारत को अमेरिका की ज़रूरत इसलिए है कि इसको नई नई टेक्नोलॉजी चाहिए। अपने सुरक्षा की दृष्टि से भी अमेरिका उसका सहयोग कर सकता है क्योंकि अमेरिका रक्षा क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में है। उसके बाद कृषि, जलवायु परिवर्तन या फिर भारत के जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, जिनसे भारत के सत्तापूर्ण संबंध हैं, इनको भी काउंटर करने के लिए, इनको भी कंट्रोल में रखने के लिए उसको अमेरिका की समय पर ज़रूरत लगती रहती है। तो इस तरह भारत और अमेरिका एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं क्योंकि अमेरिका एक महाशक्ति है और उसका एरोगेंस है क्योंकि उसको लगता है कि वो पूरे विश्व का सर्वे सर्वा है, वो अपनी चलाना चाहता है। लेकिन भारत कूटनीतिक नीति को अपनाते हुए और जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं वसुंधरा कुटुंबकम के फिलॉसफी को लेकर वो आगे चल रहे हैं और विश्व के सभी देशों के साथ वो अपने महत्वपूर्ण संबंध, आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य दृष्टि से जहाँ पे भी भारत का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, भारतीय लोगों को जीवन स्तर उठाने में मदद मिले, भारत का व्यापार बढ़े, उसी हिसाब से भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आगे बढ़ा रहा है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे, भारत और अमेरिका के कैसे संबंध रहे, कब कब उतार चढ़ाव आए, कैसे वो आपस में कॉपरेशन कर रहे हैं, इसके बारे में। एक भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के रूप में विकसित हुए हैं जो लोकतांत्रिक और मूल्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर आधारित है। भारत अमेरिका द्विपक्षीय सहयोग व्यापार आधारित है, बहु क्षेत्रीय हैं जिसमें व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, उच्च प्रौद्योगिकी, नागरिक परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग, स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण, कृषि, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और दोनों देशों के लोगों के जीवंत संपर्क और राजनीतिक संगठन का समर्थन हमारे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाते हैं। ऐतिहासिक प्रश्नों, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका का व्यापक रूप से क्रमशः दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे पुराने लोकतंत्र के रूप में है। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार दोनों देशों के बीच संबंध राष्ट्रों के बीच देखी गई सबसे आकर्षक बात है। इसके अलावा भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं से एक है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका अपेक्षाकृत एक युवा सभ्यता है और दोनों बहुत सारी ऐसी चीज़ें साझा करते हैं, खासकर लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर, जिससे अमेरिका और भारत एक रूपता में आते हैं। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत ने दो शक्ति गुटों में किसी में शामिल होने का निर्णय नहीं लिया और वो गुट निरपेक्ष नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट NAM की नीति अपनाई, जबकि अमेरिका सैन्य गुट और सुरक्षा संबंधों के गठन को बढ़ावा दे रहा था, जिसने भारत ने इसका पुरजोर विरोध किया। भारत दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन SEATO और केंद्रीय संधि संघर्ष सेंटो के गठन में विशेष रूप से भारत का आलोचनात्मक रुख रहा है। इन दोनों संगठनों में CTO को भारत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया था क्योंकि इन संगठनों में पाकिस्तान सदस्य के रूप में था। शुरू में अमेरिका आज़ादी के बाद से पाकिस्तान की हर तरह से सैन्य, आर्थिक रूप से उसकी मदद करता रहा है और अफगानिस्तान के युद्ध में उसने एक तरह से पाकिस्तान को
पूरी तरह से कंट्रोल करके उसने अफगानिस्तान में अपनी सैन्य गतिविधियां चलाई। लेकिन 26/11 के हमले के बाद और भारत बहुत समय से आतंकवाद को लेकर पीड़ित देश था। कई वो विश्व के देशों से गुहार लगाता रहा कि आतंकवाद पे चर्चा होनी चाहिए, इसके रोकथाम पे बातचीत होनी चाहिए, लेकिन कोई देश नहीं सुना। लेकिन जब 26/11 का हमला हुआ अमेरिका में 2001 में, उसके बाद अमेरिकी फौजें अफगानिस्तान आई, पाकिस्तान को लॉजिस्टिक के रूप में इस्तेमाल किया और फिर धीरे धीरे भारत की भी अमेरिका से संबंध मजबूत होते गए और पिछले 10-15 सालों में ये संबंध काफ़ी मजबूत हो चुके हैं, आर्थिक रूप से भी, व्यापार की दृष्टि से भी और सैन्य दृष्टि से भी, और दोनों के साझा हित भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारत और अमेरिका के बीच शीत युद्ध संबंधी राजनीतिक मतभेद विशेष रूप से औपनिवेशिक क्षेत्रों के उपनिवेशीकरण, कोरियाई युद्ध, वियतनाम युद्ध, सुएज नहर, हंगेरियन संकट, चेकोस्लोवाकिया संकट और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सदस्यता से संबंधित मुद्दों पर दिखाई और स्पष्ट थे। इन सब मामलों में भारत ने अमेरिका का विरोध भी किया है। विकास शीत युद्ध से वर्तमान तक स्वतंत्रता की राजनीतिक इकाई के रूप में राष्ट्रों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत का प्रवेश लगभग 2 पूर्ववर्ती महासमुद्र संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध के प्रसार के साथ हुआ है। जब शीत युद्ध का प्रसार हो रहा था या शीत युद्ध स्टार्ट हुआ था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध 1945-48 तक खत्म हुआ, उसके बाद पूरा विश्व 2 ध्रुवीय खेमों में बंटने लगा। उसी समय भारत आज़ाद हुआ था। भारत को अपने विकास को लेकर आगे बढ़ना था, क्योंकि भारत में गरीबी थी, भारत दूसरे से द्वारा शासित देश था, उसका अपना कोई विदेश नीति नहीं थी, उसका अपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल नहीं था, व्यापार मॉडल नहीं था। तो जब ये भी शीत युद्ध स्टार्ट हो रहा था, उसी में भारत भी आज़ाद हुआ। तो भारत ने गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाई, इन दोनों गुटों से अलग होकर और अपने राष्ट्रीय हितों को आगे रखकर उसने सभी देशों से संबंध बनाने स्टार्ट किए। इसके अलावा भी चीन युद्ध के दौरान, जैसे भारत और चीन का युद्ध हुआ, उस दौरान अमेरिका ने भारत का समर्थन किया, लेकिन सशर्त किया और दीर्घकालिक सहायता की पेशकश के बिना, जबकि पाकिस्तान को उसका बिना शर्त समर्थन होता था। इसके अलावा उसने PL 480 कार्यक्रम द्वारा भारत में जो खाद्यान्न संकट उत्पन्न होता था, उसमें उसने गेहूं देकर उस समय भारत की काफ़ी मदद की, जो कि अपने खाद्य रिसोर्स निपटान का एक राजनीतिक और रूप से सुविधाजनक तरीका था। 1980 में जब इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आई तो संबंधों में सुधार चालू हुआ। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया और इससे भारत का झुकाव जो है धीरे धीरे अमेरिका की तरफ शुरू हो गया। भारत ने P5 विमान, सुपर कंप्यूटर आदि के लिए ऑर्डर दिया और अमेरिका ने 1984 में भारत को नौसैनिक फ्रिगेट और एक स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान बनाने में मदद देने के लिए प्रौद्योगिकी साझा करने पर सहमत हुआ। फिर 1947 में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR के आगमन के साथ भारत को मिसाइल संबंधित प्रौद्योगिकी प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। उसके बाद 1992-94 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को रूस के क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन खरीदने की अनुमति दी, लेकिन संबंधित प्रौद्योगिकी के हस्ताक्षर पर रोक लगा दी। इसके बाद रिश्ते में सुधार। शीत युद्ध की छूट के दौरान अमेरिका के साथ भारत के संबंधों में काफी सुधार हुआ, लेकिन सोवियत संघ के पतन के बाद भारत अमेरिकी संबंधों में अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अभूतपूर्व अनिश्चितताएं आ गई। जब शीत युद्ध चल रहा था उस समय अमेरिका, जैसे चाइना का युद्ध हुआ था, भारत चाइना का, तो उसमें भारत को सतत समर्थन दिया था। उसके बाद भारत और पाकिस्तान में 71 में 72 में कई बार युद्ध हुए, उसमें भारत का किसी भी तरह से
पाकिस्तान ने समर्थन नहीं किया। खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ था तो अमेरिका ने भारत को गेहूं देकर खाद्यान्न उपलब्ध कराया ताकि भारत की जनता को खाद्यान्न उपलब्ध हुआ। इसके बाद इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने अमेरिका से संबंध मजबूत करने स्टार्ट किए। फिर उन्होंने कुछ P5 जहाज, फ्रिगेट, इन सब चीज़ों के समझौते हुए। और 1990 में जब USSR का विखंडन हुआ तो उसके बाद फिर अमेरिका और भारत के संबंध अनिश्चितता के गर्त में चले गए। उसके बाद 1990 के मध्य में भारत और पाकिस्तान के बीच जब कारगिल का युद्ध हुआ पर अमेरिकी स्थिति ने भारत अमेरिका संबंध में एक और परेशानी को दूर कर दिया और राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का भारत के दिल में स्वागत किया गया। 1999 में भारत और पाकिस्तान का कारगिल में झड़प हुई क्योंकि पाकिस्तान के सेना और वहाँ के जो आतंकवादी थे वो कारगिल की चोटियों पे आके कब्जा कर लिया और भारत ने फिर उनको बाहर खदेड़ने के लिए सैनिक कार्रवाई की। और उस समय की घटनाएं थी कि परमाणु युद्ध की नौबत आ रही थी और भारतीय प्रधानमंत्री अटल जी ने कह भी दिया था कि हम अपना भारत का कुछ हिस्सा जो है ख़त्म करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान को हम पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। उसमें बिल क्लिंटन बीच बचाव करते हैं और नवाज शरीफ उस समय जो प्रधानमंत्री होते हैं उनको समझाते हैं और फिर भारतीय सेना कारगिल से पाकिस्तानियों को खदेड़ती है। इसके बाद बिल क्लिंटन का भारत आगमन होता है, यहाँ इनका खूब सारा स्वागत किया जाता है और फिर उसके बाद भारत और अमेरिकी संबंध धीरे धीरे प्रगाढ़ होने शुरू होते हैं। उसके पहले भारत ने शीत युद्ध के बाद भारत और अमेरिकी संबंध जो थे वो थोड़ा सा जटिल हो गए थे, लेकिन स्थिति तब और जटिल हो गई जब चीन ने पाकिस्तान को M11 मिसाइलों की आपूर्ति किया और अमेरिका ने MTCR के उल्लंघन के लिए चीन पर प्रतिबंध नहीं लगाया, जिसके लिए भारत पे वो प्रतिबंध लागू था। फिर इसी तरह मई 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण करता है भारत और फिर अमेरिका भारत के ऊपर कई सारे सैंक्शन प्रतिबंध लगा देता है। लेकिन जब 1999 में कारगिल युद्ध स्टार्ट होता है फिर अमेरिका जो है पाकिस्तान और भारत से बातचीत करके इस मुद्दे को सुलझाता है और तब से फिर भारत और अमेरिका के संबंध धीरे धीरे प्रगाढ़ शुरू होते हैं। रिश्ते में करमचद 2000 में बिल क्लिंटन की भारत की यात्रा के बाद देखी जा सकती है। भारतीय प्रधानमंत्री वाजपेयी और श्री क्लिंटन ने US भारत संबंध 21वीं सदी के लिए एक दृष्टिकोण शीर्षक से द्विपक्षीय संबंधों पर एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए हमले और उसी वर्ष 13 दिसंबर को भारतीय संसद के ऊपर हुए हमले के बाद दोनों देशों ने आतंक के खिलाफ वैश्विक युद्ध में भागीदारी और सहयोग सुनिश्चित करने का निर्णय लिया। 2004 में भारत और अमेरिका ने नेक्स्ट स्टेप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के नाम से एक शीर्षक के साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। सहयोग के 4 क्षेत्रों को उजागर किया है, जैसे नागरिक परमाणु सहयोग, नागरिक अंतरिक्ष सहयोग, उच्च प्रगति सहयोग समूह, मिसाइल रक्षा सहयोग। ऐतिहासिक क्षण 18 जुलाई 2005 को आया जब भारत और अमेरिका के नागरिक परमाणु सहयोग पहल पर हस्ताक्षर हुए। ये ऐतिहासिक समझौते के हिस्से के रूप में थे। अमेरिका और भारत के बीच में नागरिक परमाणु के इस्तेमाल के लिए, मतलब परमाणु ऊर्जा के सहयोग के लिए भारत के ऊपर सैंक्शन लगे हुए थे, लेकिन इस समझौते के द्वारा भारत परमाणु बिजली उत्पादन में, रिएक्टर बनाने में सहयोग को लेकर समझौता होता है, जो दीर्घकालिक जो भारत और अमेरिका के जो संबंध है उसमें ये ऐतिहासिक मोड़ था। इसके बाद राष्ट्रपति बुश नागरिक परमाणु समझौते से आगे की बातचीत के लिए और रक्षा और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए
मार्च 2006 में भारत का दौरा किया और दोनों देशों के बीच बेहतर रिश्ते को एक बार फिर उजागर हुए जब अमेरिकी एजेंसी ने 26/11 में मुंबई आतंकी हमलों के बाद अपने भारतीय समकक्षों के साथ बहुत निकटता से सहयोग किया। अभी अमेरिका से जो 26/11 के आरोपी या जो उसको तहब्बुर राणा जो वहाँ पे बंद थे, जो 26/11 के हमलों के आरोपी हैं, उनको भारत सरकार अमेरिका से प्रत्यर्पण करके ले आई है और उसको NIA इन्वेस्टिगेशन करेगी उसके और उनको न्याय के कटघरे में खड़ा करेगी। यह भी भारत और अमेरिका के संबंधों की जो प्रगाढ़ता है वो दिखाता है कि अमेरिका भारत को कैसे आतंकवाद के उन्मूलन में भी भारत की सहायता कर रहा है। 2010 में बराक ओबामा के दौरे में फिर एक नई ऊंचाई पहुंच गए जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन और 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। अमेरिका भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। इसमें भारत को भी शामिल करने के लिए सहयोग भी कर रहा है और वो समर्थन भी करता है। इसके बाद 2013 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने रक्षा हार्डवेयर को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए भारत प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। 2013 तक संयुक्त विकास रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए केवल यूके और ऑस्ट्रेलिया के प्रस्तावों को स्वीकार किया गया था। भारत ऐसा तीसरा देश था जो भारत की अमेरिका की रक्षा प्रौद्योगिकी को सह उत्पादन और को विकसित करने के लिए यह समझौता किया, जिसमें अमेरिका ने जेवलिन नामक एंटी टैंक मिसाइल को कोडित करने की पेशकश की थी। 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की अपनी पहली यात्रा, जिसमें मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तब गए थे, जिनका उद्देश्य निवेश आकर्षित करना और अमेरिकी रक्षा रणनीति साझेदारी को मजबूत करना। भारत अमेरिका निर्यात आयात बैंक और एक भारतीय ऊर्जा एजेंसी के बीच एक समझौते पर ज्ञापन पर पहुंचे जो भारत को कम कार्बन उत्सर्जन विकल्प विकसित करने और भारत में अमेरिकी नवीकरणीय ऊर्जा निर्यात में सहायता करने के लिए $1 बिलियन का एक समझौता किया। भारत की अपनी दूसरी यात्रा के दौरान पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच संबंधों की शुरुआत करते हुए कहा कि अमेरिका भारत का सबसे अच्छा भागीदार हो सकता है। भारत अमेरिका ने परमाणु संबंधी मुद्दों पर एक सफलता की घोषणा की है, जो अमेरिका भारत असैन्य परमाणु समझौते को लागू करने में मदद करता है। बाद में 2015 में भारत यूएस ने 10 वर्षीय यूएस भारत रक्षा फ्रेमवर्क समझौते को नवीनीकृत करने के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। तो बराक ओबामा की 2015 की जो यात्रा थी उसमें भारत और अमेरिका ने रक्षा के क्षेत्र में कैसे अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करेंगे, रक्षा प्रौद्योगिकी को कैसे विकसित करेंगे, या अमेरिकी जो रक्षा प्रौद्योगिकी उन्नत प्रौद्योगिकी है उसको भारत उसका कैसे लाभ उठाए, इस सब को लेकर एक समझौता ज्ञापन साइन करते हैं। इसके बाद दिसंबर 2017 में जारी यूएस की नई सुरक्षा रणनीति ने भारत के अग्रणी वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने को चिन्हित किया, जो पिछले 15 वर्षों में वाशिंगटन के साथ भारत के मूल में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रणनीति इंडो पैसिफिक क्षेत्र सब पर विशेष जोर देती है, जिसे भारत के पश्चिमी तट से संयुक्त राज्य अमेरिका का पश्चिमी तट तक फैला हुआ क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इस तरह भारत और अमेरिका के संबंध धीरे धीरे आज़ादी के बाद 1947 से 1990 तक या 98 तक उतने ज़्यादा प्रगाढ़ नहीं थे और अमेरिका भारत को रूस के खेमे में देखता था, जिससे वो खुलकर उसका अमेरिका का यह मानना था कि भारत अमेरिका की तरफ आ जाए, उससे तब वो भारत की मदद करेगा। लेकिन जब परमाणु परीक्षण होता है जिससे पूरे विश्व में भारत की गूंज सुनाई देती है, उसके बाद करगिल युद्ध होता है
और फिर बिल क्लिंटन और अटल जी की जो बातचीत होती है, एक दूसरे देश में आना जाना होता है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है भारत और अमेरिका के संबंध प्रगाढ़ होते चले जाते हैं। और आज के समय में भारत अमेरिका का 5वां सबसे बड़ा व्यापार होता है, जो कई सौ डॉलर बिलियन डॉलर के बीच में होता है। और भारत और अमेरिका अगले कुछ वर्षों में इसको 500 बिलियन डॉलर तक ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। जब से ट्रंप आए हैं, वो टैरिफ को लेकर कई सारी घोषणाएं हो रही हैं, कई विश्व के कई सारे देशों के ऊपर टैरिफ युद्ध चल रहा है, जिसमें भारत और अमेरिका के बीच में इस टैरिफ को कम करने और न्याय संगत करने के लिए आपस में बातचीतें हो रही हैं, जिसका हल जो है मिलेगा। जो ये टैरिफ वाला मामला है, ये खासकर चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना को दबाने के लिए अमेरिका का प्रयास है। इससे दीर्घकालिक रूप से भारत को फायदा मिलेगा, और वन चाइना, अमेरिका के जो वन चाइना पॉलिसी है, उसमें भारत उसका लाभ उठा सकता है। वहाँ के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में स्थापित होंगे। तो इस सब के इसीलिए सब हो रहा है। भारत और अमेरिका के जो कई सारे किन किन क्षेत्रों में कॉपरेशन है, जैसे टेली कम्युनिकेशन है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, क्वांटम टेक्नोलॉजी है, हेल्थ है, सिविल क्रिटिकल मिनरल्स है, एजुकेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी, काउंटर टेररिज्म, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी, ट्रेड एंड इकोनॉमी, क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम कॉपरेशन, इन सब क्षेत्रों में भारत और अमेरिका साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। एक मजबूत जीवन लगातार गहरा होता अमेरिकी भारत संबंध दोनों देशों का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित को बढ़ाता है। इन संबंधों में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रयास को धीमा करने और परमाणु हथियारों और विखंडनीय सामग्री को सुरक्षित और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खतरे को कम करना, एशिया और यूरोप में सख्त संबंध बनाए रखने और शांति को स्थिरता को बढ़ावा देना, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा को बढ़ावा देना, वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रबंधन में सहयोग और जलवायु परिवर्तन को प्रभावी ढंग से संबोधित करना, इन सब चीजों में भारत और अमेरिका मिलकर काम कर रहे हैं। राजनीति, भारत 2014 में जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में चुने जाते हैं, उसके बाद मोदी की कई सारी अमेरिकी यात्राएं होती हैं, और अमेरिका के भी राष्ट्रपति बाराक ओबामा हों या ट्रंप हों, इनकी भी भारत यात्राएं होती हैं। इन सब यात्राओं से वहाँ के जो कॉरपोरेट घराने हैं या कॉरपोरेट सीईओ हैं या भारत के जो कॉरपोरेट घराने हैं, इनके बीच में आपस में कॉपरेशन, रक्षा प्रौद्योगिकी को कैसे आगे बढ़ावा जाए। उसके बाद भारत अपनी ज़रूरत का बहुत सारा 80% से 85% के करीब रक्षा निर्यात जो है वो रूस से करता था। उसको अमेरिका धीरे धीरे की कोशिश है कि भारत को किसी तरह अपने खेमे में लाया जाए और सुरक्षा संबंध मजबूत किया जाए, जिसकी वजह से भारत अमेरिका से चिनूक, अपाचे हेलीकॉप्टर जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं, या फिर ग्लोब मास्टर बड़े बड़े जहाज हैं जो सेना के काम में आते हैं रसद आपूर्ति के लिए, इसकी खरीद कर रहा है। उसके बाद अमेरिका की ये कोशिश है कि F-16 और F-18, F-16 और 18 का संयुक्त रूप से उत्पादन किया जाए, मतलब मेक इन इंडिया के तहत कई सारी रक्षा सामग्री का जो है प्रौद्योगिकी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है भारत की तरफ। इसके अलावा आर्टिलरी गन, टैंक या फिर टोही विमान, रोमियो हेलीकॉप्टर, या फिर जी का 414 इंजन जो हमारे भारत का जो अपना लड़ाकू विमान प्रोग्राम है, तेजस मार्क 1 मार्क 2, इसका जो इंजन वो
है वो अमेरिका से आयात करना है। तो इन सब के लिए जो है रक्षा समझौते हो रहे हैं और धीरे धीरे जो है भारत और अमेरिका के संबंध भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमने देखा है कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी दौरे पर जाते हैं वहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं जिसमें 50-50 हज़ार की संख्या में लोग आकर उस प्रोग्राम को सुनते हैं, जिससे भारत की सांस्कृतिक पहचान और भारत के बारे में लोगों को, अमेरिकी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होती है। या फिर जब ट्रम्प भारत आते हैं, जो अहमदाबाद में हाउडी ट्रम्प का एक प्रोग्राम होता है अहमदाबाद के स्टेडियम में, जिसमें लाखों की संख्या में भारतीय ट्रम्प को सुनने देखने जाते हैं। तो ये सब जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है, ये भी आपसी संबंधों को आगे बढ़ाता है। और जिस तरह अमेरिका की राजनीति में, अमेरिका के व्यापार में, अमेरिका के स्वास्थ्य मामलों में भारतीयों ने अपने झंडे गाड़े हुए हैं। अमेरिका की बहुत सारी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, जैसी कंपनियां हैं जिसके सीईओ वो भारतीय मूल के हैं, या पेप्सी रही है। तो वहाँ भारतीय अमेरिका में अपने कार्यों से, अपने मेहनत से वो ऊंचे स्थान प्राप्त कर रहे हैं। और वो व्यापार में ही नहीं बल्कि वहाँ के राजनीतिक में भी भारत के, जैसे पिछले उपराष्ट्रपति जो कमला हैरिस थी वो भारतीय मूल की हैं, या ट्रम्प में की सरकार में कई सारे ऐसे लोग हैं जो भारत मूल के हैं, तुलसी गबार्ड हैं या काश पटेल हैं, रामास्वामी, ये सब बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ के राजनीति में भी अपना दबदबा रखते हैं। तो इन सब की वजह से भारत और अमेरिका में 22 सितंबर 2015 को वाशिंगटन डीसी में आयोजित की गई थी, जिस विदेश मंत्री और वाणिज्य और उद्योग के स्तर पर रणनीतिक और वार्षिक वार्ता की पहली बैठक 2022 में 22 सितंबर 2015 को वाशिंगटन में डीसी में आयोजित की गई थी, जिसमें उसने द्विपक्षीय संबंधों को 5 पारंपरिक स्तंभों के रूप में चिन्हित किया है, जिसमें रणनीतिक सहयोग, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा और विकास, अर्थव्यवस्था, व्यापार और कृषि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य और नवाचार, इन सब क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है, जिसमें अमेरिका और भारत मिलकर काम कर रहे हैं। इसी तरह जून 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया और संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया, जिसमें दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक साझेदारी और विस्तारित को गहरा करने के उद्देश्य से आगे बढ़ने का संकल्प लिया गया। रणनीतिक सहयोग के लिए मंच स्थापित संवाद तंत्र, दोनों सरकारों के बीच इस समय 50 से अधिक द्विपक्षीय वार्ता तंत्र हैं। इसके अलावा वित्त, वाणिज्य, मानव संसाधन विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और ऊर्जा से संबंधित मंत्री स्तरीय संवाद भी होते हैं। भारत के विदेश सचिव और अमेरिकी विदेश मंत्री, उप विदेश मंत्री के बीच एक नया उच्च स्तरीय परामर्श और एक नीति नियोजन संवाद सितंबर 2015 से स्थापित हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच में 50 से अधिक द्विपक्षीय वार्ता तंत्र स्थापित हैं, जो उन क्षेत्रों को चिन्हित करते हैं, उसमें क्या कमियां हैं, उनको कैसे दूर किया जाए, दोनों देश मिलकर कैसे उस क्षेत्रों में आपसी सहयोग के द्वारा उसको बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा वित्त, वाणिज्य, मानव संसाधन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, इन क्षेत्रों में मंत्री स्तरीय संवाद भारत और अमेरिका के हर साल होते रहते हैं, जिससे दोनों देश एक दूसरे का लाभ उठाएं। इसी तरह भारत और अमेरिका सितंबर 2000 में नई दिल्ली में 2+2 संवाद का पहला संस्करण भी आयोजित किया है, जो संबंधों में एक नई परिपक्वता का संकेत दे रहा है। 2018 में अमेरिका और भारत ने 2+2 मतलब भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, और अमेरिका और
के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री मिलकर हर साल जो है एक वार्ता होती है, जो कभी अमेरिका में होती है, कभी इंडिया में होती है, और पिछले साल उन्होंने क्या क्या बातें की हैं, किन के क्षेत्रों में सहयोग के लिए बात हुई थी और उस पर कितना काम हुआ है, और आगे आने वाले साल या समय के लिए क्या क्या चीज़ें चिन्हित करनी है, कैसे कॉपरेशन करना है, इन सब चीज़ों के बारे में बात होती है। तो इससे पता लगता है कि दोनों देश कितने अपने संबंधों को लेकर कितने सजग हैं और उस पर किस तरह काम कर रहे हैं। इसके अलावा रणनीतिक परामर्श भारत और अमेरिका के हाल के वर्षों में पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, अफ्रीका, हिंद महासागर क्षेत्र को कवर करते हुए संचारित संवाद स्थापित किए हैं। भारत और अमेरिका का जापान के साथ और अफगानिस्तान के साथ भी द्विपक्षीय समझौता है। रणनीतिक सुरक्षा वार्ता के तहत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और निरस्त्रीकरण और बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में संबंधित मालों की समीक्षा की जाती है। भारत अमेरिकी उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग समूह HTCG में उच्च प्रौद्योगिकी व्यापार से संबंधित मुद्दों की भी चर्चा की जाती है। इन पंक्तियों के साथ 2016 में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR, दिसंबर 2017 में वासेनार समझौता और जनवरी 2018 में ऑस्ट्रेलिया समूह में भारत के प्रवेश के लिए अमेरिकी समर्थन महत्वपूर्ण है। कूटनीति भारत और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2000 में पुष्टि की थी संयुक्त राज्य अमेरिका एक संशोधित संयुक्त सुरक्षा परिषद की आवश्यकता करता है, जिसमें भारत एक स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। इसी तरह भारत को NSG की सदस्यता पर अमेरिका का समर्थन प्राप्त है, और इसी तरह अमेरिका उपमहाद्वीपीय और हिंद महासागर क्षेत्र को सुरक्षित करने के अधिक भारतीय भूमिका का समर्थन करता है। अमेरिका को पता है कि हिंद महासागर या अरब सागर में निर्बाध व्यापारिक गतिविधियां या जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग है उसको सुरक्षित करने के लिए भारत की आवश्यकता है, और भारत क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे बड़े देशों में है और उसके पास अपनी कैपेसिटी है, तो इस वजह से हिंद महासागर के क्षेत्र को सुरक्षित करने में भारत की भूमिका को रेखांकित करता है और समर्थन करता है। भारत और अमेरिका नौवहन की स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार क्षेत्रीय और समुद्री विवाद को शांतिपूर्ण हल करने का आह्वान करते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति, स्थिरता और समृद्धि भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक सहयोग का उद्देश्य है। अमेरिका का यह मानना है, अमेरिका या भारत दोनों का मानना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है, जो हमारे समुद्र हैं, वो साझे हैं, किसी एक की बकौती नहीं है। जैसे चाइना, जो चाइना सी है उस पर पूरा आधिपत्य करना चाहता है, वो अपना कंट्रोल चाहता है, और भारत और अमेरिका इसका विरोध करते हैं और बहुत सारे देश भी हैं। तो इन दोनों देशों का मानना है कि जो नौ परिवहन है, अंतर्राष्ट्रीय नौ परिवहन है, उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, किसी तरह की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार क्षेत्रीय और समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण हल करना चाहिए। हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति, स्थिरता और समृद्ध भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक सहयोग के क्षेत्र हैं। भारत और अमेरिका ने डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया DPRO द्वारा जारी उसका जो कोरिया है, दक्षिण कोरिया, जो आए दिन मिसाइल टेस्ट करता रहता है या परमाणु हमले की धमकी देता रहता है, तो उसका वो विश्व शांति के लिए खतरा है। उसको काउंटर करने के लिए भी बातचीत करते रहते हैं। आर्थिक और व्यापार नियम वर्ष 2000 के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में 10 गुना वृद्धि हुई, जो 2022 में 191 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर तक पहुंच गया है। वर्ष 2021 में भारत अमेरिका का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था, जो अब 2025 में 25-26 में अमेरिका भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनेगा, और आने वाले कुछ वर्षों में जो अभी 200 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है, इसको 500 बिलियन डॉलर का ले जाने का लक्ष्य रखा है। भारत
अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और सबसे महत्वपूर्ण निर्यात बाजार है। यह कुल उन देशों में है जिनके साथ भारत का व्यापार अधिशेष मतलब ज़्यादा है। भारत निर्यात ज़्यादा करता है और अमेरिका से आयात कम करता है। इसको लेकर ट्रंप आए दिन कहते भी रहते हैं कि भारत हमारे ऊपर टैरिफ ज़्यादा लगाता है। उसके लिए उन्होंने भारत के ऊपर टैरिफ लगा भी दिया था, फिर उसको डिले भी किया है। या भारत और अमेरिका के बीच में इस टैरिफ विवाद को हल करने के लिए वार्ताएं भी हो रही हैं। तो भारत का जो व्यापार है वो अमेरिका के साथ सरप्लस है, जिसमें भारतीय लाभ की स्थिति में है। भारत आर्थिक सहयोग के लिए संवाद तंत्र। भारत और अमेरिकी में आर्थिक सहयोग के लिए कई सारे संवाद तंत्र स्थापित किए हैं, जिसमें मंत्री स्तरीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारी और एक मंत्री स्तरीय व्यापार नीति फोरम है। व्यापार निवेश से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी के लिए एक द्विपक्षीय भारत अमेरिकी सीओ फोरम है। इसी तरह स्मार्ट सिटी और शहरी विकास कायाकल्प के अमेरिकी कंपनियां इलाहाबाद, अजमेर और विशाखापट्टनम को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित कर रही हैं। इसके अलावा USAID 500 भारतीय शहरों में स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य, स्वच्छता तक जनता की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही हैं। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में भारत जो शीत युद्ध कोल्ड वार की अवधि अमेरिका हथियार तक पहुंच नहीं बना सका था, ने पिछले 2 वर्षों में $20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य के हथियार खरीदे हैं। हालांकि यह अमेरिका के लिए एक प्रेरणा यह रही है कि वह भारत को अपने सैन्य आपूर्ति के लिए रूस पर ऐतिहासिक निर्भरता कमी लाने में मदद करे, जो समय उसके हित में है। मैंने पहले ही बताया कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों का सबसे ज़्यादा जो आयात है वो रूस से करता है। अमेरिका की शुरू से कोशिश रही है कि भारत रूस से उतना अच्छा सामग्री न मंगाए, वो अमेरिका से मंगाए। ये एक व्यापार है। विदेश नीति में सारे देश की ये कोशिश होती है कि उनके जो संबंध हैं आप उसके लिए उतने जितना ज़्यादा फायदेमंद होंगे, आपके संबंध भी उतने ज़्यादा प्रगाढ़ होते जाएंगे। आप अगर किसी देश के काम नहीं हैं या आप उसको कोई फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, तो आप उसके किसी काम के नहीं हैं। अमेरिका को भारत की ज़रूरत है। भारत इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है। उसको पता है कि भारत, पाकिस्तान और चीन से भारत के संबंध कैसे हैं। तो अमेरिका को भारत की ज़रूरत है। भारत को अपना व्यापार, अमेरिका को अपना व्यापार बढ़ाना है, अपने हथियार बेचने हैं, और भारत को प्रौद्योगिकी चाहिए। भारत को अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए हथियार चाहिए। तो दोनों देश अपनी अपनी जरूरतों के लिए एक दूसरे से अपने संबंधों को आगे बढ़ा रहे हैं। जून 2015 रक्षा फ्रेमवर्क समझौतों को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। इसके अलावा भारत और अमेरिका और भारत मध्य पूर्व एशिया में गठित एक अन्य समूह जैसे इजराइल और संयुक्त राज्य अरब अमीरात के साथ शामिल हुए हैं, जिसे I2U2। I2 मतलब अमेरिका और इंडिया और इजराइल, और U2 मतलब UAE और US, मतलब संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के रूप में जाना जाता है। इस समूह को जो नया क्वाड, न्यू क्वाड भी कहा जाता है। क्वाड भारत, हाँ, एक ये भी क्वाड है जिसको हम सुनते रहते हैं। क्वाड ये भी एक संगठन बनाया है अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर, जो जिनकी इन चारों देशों की सेनाएं आपस में कॉपरेशन करती हैं, संयुक्त अभ्यास करती हैं। कभी मालाबार जो संयुक्त युद्धाभ्यास है जो हिंद महासागर में होता है हर साल, वहाँ पे चारों देश की नौसेनाएं सम्मिलित होती हैं। इसके अलावा भारतीय चारों देशों की थल सेनाएं, वायु सेनाएं भी आपस में कॉपरेशन करती हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य जो है हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में जो व्यापार है उसको सुनिश्चित करना, बिना किसी रोकथाम के आवागमन हो, और एक तरह से चाइना चीन को काउंटर करने का भी काम है।
सैन्य अभ्यास, दोनों देश अब किसी भी अन्य देश की तुलना में एक दूसरे के साथ अधिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास करते हैं। भारतीय नौसेना एक जहाज ने पहली बार 2014 में रिम ऑफ द पैसिफिक रिम पैक अभ्यास में भाग लिया था। मालाबार अभ्यास त्रिराष्ट्र समुद्री अभ्यास का उद्देश्य सामान्य रूप से प्रतिभागियों के बीच विशिष्ट और समुद्री साझेदारी को और सहयोग को सुरक्षित करना और समृद्ध हिंद महासागर बनाना। युद्धाभ्यास भारतीय और अमेरिकी नौसेनाओं के बीच अंतर संचालनीय और सहयोग को मजबूत और व्यापक बनाता है। इस अभ्यास में दोनों देशों के कर्मियों को विशेष रूप से पहाड़ी इलाकों में आतंकवादी विरोधी अभियानों के अपने अनुभव साझा करने के लिए एक आदर्श मंच प्रदान करता है। ऐसा 14वां अभ्यास सितंबर 2018 में आयोजित किया गया था। अभ्यास वज्र प्रहार एक भारत अमेरिकी विशेष बल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है जो भारत और अमेरिका में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। तो भारत और अमेरिका मिलकर कई सारे युद्धाभ्यास करते हैं, हर साल आयोजित होते हैं। कभी भारतीय सेना के जवान अमेरिका जाते हैं, कभी अमेरिका के भारत आते हैं। आतंकवादी विरोधी अभियानों को प्रशिक्षण और एक दूसरे का कॉपरेशन करना, भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना कैसे हिंद महासागर में और दक्षिण चीन सागर में कैसे कॉपरेशन कर सकती हैं, और क्वाड समूह के जो चारों देशों की सेनाएं हैं वो मालाबार युद्धाभ्यास में भाग लेती हैं। तो ये सारे चीज़ें चलती रहती हैं। इसके अलावा रक्षा अधिग्रहण, भारत अमेरिका जो संबंध है इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वो रक्षा है, रक्षा अधिग्रहण ही है। अमेरिकी रक्षा अधिग्रहण का कुल मूल 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। दोनों देश भारतीय वायुसेना के लिए F-16 और F-18 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति पर भी बातचीत कर रहे हैं। इन रक्षा क्षेत्रों में सौदों मेक इन इंडिया कार्यक्रम को भी महत्वपूर्ण बढ़ावा। अमेरिका ने एक F-35 विमान भी बनाया है जिसको भारत को देने के लिए वो प्रयासरत है। भारत में वो युद्धाभ्यास में भी भाग ले चुका है और अमेरिका की पूरी कोशिश है भारत स्टील्थ फाइटर जेट है, भारत उसको खरीदे और उसकी ये भी पेशकश है कि भारत उसको मेक इन इंडिया के तहत बनाए भी, दोनों मिलकर साथ में बनाए उसको, और F-16 और F-18 लड़ाकू विमान भी वो देने के लिए तैयार हो रहा है। रक्षा पहलू समझौता, रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल DTTI, भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने एक रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल DTTI शुरू की है जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी हस्ताक्षर नीतियों को सरल बनाना और राजनीतिक मूल्य के साथ रक्षा संबंधों निवेश के लिए सहयोग प्रदान करना और उत्पादन की संभावनाएं तलाशना। अमेरिका और भारत रक्षा प्रौद्योगिकी के हस्ताक्षर पर भी बातचीत कर रहे हैं कि दोनों लोग संयुक्त रूप से किसी भी रक्षा क्षेत्र के, चाहे लड़ाकू विमान हो, टैंक हो, मिसाइलें हो, इनका संयुक्त रूप से उत्पादन किया जाए और भारत को उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाए। इसके अलावा दोनों पक्ष केवल खरीदार और विक्रेता के तौर पर नहीं बल्कि संयुक्त अनुसंधान, उसकी जांच परख, सह विकास और उच्च अंतःरक्षण उपकरणों के उत्पादन में बदलने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए हैं, बल्कि एशिया प्रशांत और हिंद महासागर के लिए संयुक्त रणनीति विजन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा 3 मूलभूत रक्षा सौदे हाल में भारत सरकार ने किए हैं जिसमें लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम और बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। जो पिछली यूपीए सरकार ने इन 3 समझौतों का विरोध किया था, इसको नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी रक्षा रणनीतिक स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए और उभरते सुरक्षा खतरों के मद्देनजर सरकार इन तीनों सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गई है। समझौता स्तर पर संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण और रक्षा उपकरणों की बिक्री के माध्यम से उभरते भागी राज्यों की अंतर संचालितता और क्षमता निर्माण पर जोर देते हैं। इसके अलावा भारत और अमेरिका आगामी आने वाले वर्षों में कैसे एक दूसरे का सहयोग करेंगे, इसमें अमेरिकी कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी भारत में एक सेमीकंडक्टर असेंबल्ड एवं परीक्षण सुविधा के निर्माण के लिए अगले 5 वर्षों में लगभग
2.75 2.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगी। आज के युग में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इलेक्ट्रिक सामान बन रहा है, गाड़ियां हैं, मोबाइल है, कंप्यूटर है या स्पेस टेक्नोलॉजी है, जो भी इलेक्ट्रिक सामान बन रहा है उसमें चिप का सबसे ज़्यादा महत्व है और सेमी कंडक्टर या माइक्रोचिप, जिसमें चीन और ताइवान ये सब देश अग्रणी है। अमेरिका भी बहुत, उसकी भी टेक्नोलॉजी काफ़ी उन्नत है। तो भारत और अमेरिका भारत में एक सेमीकंडक्टर असेंबली लाइन और सेमीकंडक्टर उत्पादन और उसका परीक्षण, उसका संवर्धन करने के लिए 2.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर की निवेश करेगी। इसमें आगे 60,000 भारतीय इंजीनियरों को प्रशिक्षण के साथ साथ एक सहयोगी इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित करने के लिए 4 वर्षों में 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भी निवेश करने की योजना है। तो सेमी कंडक्टर के सह उत्पादन, उसके प्रसंस्करण, उसकी खोज, उसका रिसर्च, ये सब अमेरिका जो है भारत में करेगा। इसके अलावा भारत के हल्के लड़ाकू विमान जो हमारा तेजस है, उसके लिए जेई इंजन जो F404 इंजनों के लाइसेंस के अंतर्गत निर्माण के लिए अमेरिका ने जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और भारत के HAL के बीच समझौता संपन्न हुआ है। इन सब इंजनों के आने से, इन इंजनों में देरी की वजह से हमारा जो लड़ाकू विमान कार्यक्रम है वो डिले हो रहा है। आशा है कि आने वाले वर्षों में इसमें तेजी आएगी और हमारी जो HAL है, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, वो तेजस विमान के उत्पादन में तेजी आएगी। यह प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के अस्वीकार का भारत एक अमेरिकी सहयोगी के रूप में दोनों देश के व्यापक पारस्परिक और रणनीतिक क्षेत्रों के बावजूद भारत अपनी विदेश नीति में गुणवत्ता का दृष्टिकोण रखता है, इसलिए उसे अमेरिकी सहयोगी नहीं कहा जा सकता। भारत अपनी विदेश नीति को भारत के दृष्टिकोण से वसुंधरा कुटुंबकम, गुटनिरपेक्ष, भारत का ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ फायदा है और सभी देशों की संप्रभुता, एकता, अखंडता को ध्यान रखते हुए, विश्व के कल्याण को ध्यान में रखते हुए और भारत की जो अपनी ज़रूरतें हैं, भारत की भलाई किस चीज़ में है, उन सबको ध्यान में रखते हुए भारत अपनी विदेश नीति को निर्धारित करता है। तो इस तरह हम ये नहीं कह सकते कि भारत अमेरिका के पिछलग्गू है या वो भारत अमेरिकी गुट में है, क्योंकि भारत के अमेरिका से भी संबंध है। तो भारत के अमेरिका के जो दुश्मन या जिनसे संबंध अच्छे नहीं हैं, जैसे रूस है, चीन है, ईरान है, इनसे भी भारत के अच्छे संबंध हैं। या भारत अमेरिका जिस तरह चाहता था कि यूक्रेन में भारत वो करे, हस्तक्षेप करे, उन्हें भारत यूक्रेन से भी बात करता है, रूस से भी बात करता है। या इजराइल और फिलिस्तीन के जो संबंध है उसमें दोनों देशों से भारत के प्रगाढ़ महत्वपूर्ण संबंध हैं। तो भारत अपने ज़रूरतों के हिसाब से अपने विदेश नीति को निर्धारित करता है। भारत के बहुपक्षीय विदेश, भारत के वर्तमान प्रधान ने भारतीय कूटनीति की रूपरेखा तैयार करने के लिए वसुंधरा कुटुंबकम के दर्शन के बल दिया है। इस दृष्टिकोण को बहुपक्षीयता या बहुसंरेखण कहा जाता है। मल्टीलिजमेंट कहा गया है, जो यहाँ तक संभव हो सकारात्मक संबंधों की तलाश पर लक्षित है। इस सिद्धांत के अनुरूप भारत ने सऊदी अरब के साथ ही, ईरान के साथ, इजराइल के साथ ही, फिलिस्तीन के साथ और अमेरिका के साथ, उसके भी साथ अपने संबंधों को सजगता से प्रतिबंधित किया है। भारत ने उन देशों के साथ भी संबंध रखने का अपना अधिकार सुरक्षित है जो अमेरिका के सहयोगी नहीं है, जैसे रूस, चीन, ईरान, यदि उसके अंतर्राष्ट्रीय हित ऐसी आवश्यकता निर्धारित करते हैं। तो
भारत अभी संबंधों की चुनौतियां। अमेरिका द्वारा भारतीय विदेश नीति की आलोचना। भारतीय अभिजात वर्ग में लंबे समय से भारत विश्व को गुटनिरपेक्षता के चश्मे से देखा है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से इस गठबंधन संपन्न अमेरिकी विदेश नीति के केंद्र में रहा है। अमेरिका भारत को थोड़ा सा शंका भरी दृष्टि से देखता है, क्योंकि भारत गुटनिरपेक्ष रहा है। उसके अलावा भारत की रूस से बहुत अच्छे संबंध हैं, और रूस से ऐसे संबंध हैं कि भारत को जब भी जरूरत रही है रूस उसके साथ खड़ा रहा है, आपातकाल में भी और शांति काल में भी। जब भी भारत को जिस भी चीज़ की जरूरत रही है, चाहे वो सैन्य दृष्टि रहे हो, प्रौद्योगिकी रही हो, परमाणु क्षेत्र में रहा हो, या भारत में कृषि या व्यापार को लेकर कोई बात रही हो, तो रूस हरदम भारत के साथ रहा है। इसी तरह जब अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध में रूस के ऊपर काफ़ी सारे प्रतिबंध लगाए, तो भारत ने उन प्रतिबंधों को ना मानते हुए रूस से बड़े पैमाने पर तेल खरीदा, और अभी लगातार वो खरीद रहा है। उसने अमेरिकी प्रतिबंधों को नहीं माना, या फिर S-400 S-400 जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने खरीदा। तो इस वजह से थोड़ा सा अमेरिका भारत को लेकर सशंकित रहता है। लेकिन इसके बाद 9/11 के हमलों के बाद अमेरिका ने भारत के अफगानिस्तान में सेना भेजने की मांग की थी, इसे भारत ने मना कर दिया। इसी तरह 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया, तब भी भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने सैन्य हस्तक्षेप समर्थन से इनकार किया था। और इस तरह रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भी भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा, रिकॉर्ड स्तर पर आयात किया। भारत को इतिहास में सही पक्ष में लाने की मांग को लेकर प्राय अमेरिकी समर्थक आवाजें उठती रहती हैं। अमेरिका के विरोधियों के साथ भारत की संलग्नता, जैसे भारत ईरान मिलोजुना के तेल से खुले बाजार तक पहुंच और अमेरिकी प्रतिबंधों की आलोचना करता रहता है। इसी तरह ईरान को शंघाई सहयोग संगठन SCO में लाने के लिए भारत सक्रिय रूप से भागीदारी कार्य करता है। चीन समर्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के प्रमुख भागीदारी बने रहने के अलावा भारत ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए चीन से 18 दौर की वार्ता करता है। तो इन सब वजह से अमेरिका जो है भारत को थोड़ा सा शंका भरी दृष्टि देखता है, लेकिन उसकी मजबूरी भी है और उसको भारत की जरूरत भी है। इस वजह से वो भारत से अपने संबंधों को मजबूती प्रदान करना चाहता है, और भारत को भी अमेरिका से प्रौद्योगिकी, उससे सुरक्षा संबंध और अपने पड़ोसियों को काउंटर करने के लिए अमेरिका की भी सख्त जरूरत है। अमेरिका द्वारा भारतीय लोकतंत्र की आलोचना। समय समय पर हम देखते हैं कि अमेरिका के जो सिस्टम है वहाँ की कई सारी ऐसी मीडिया संस्थान हैं या कई सारे संगठन हैं जो भारत के लोकतंत्र को लेकर, भारत में मानवाधिकार को लेकर, भारत के अल्पसंख्यकों को लेकर आए दिन कोई ऐसी कहीं से भी कोई रिपोर्ट निकाल देते हैं और भारत की आलोचना करते रहते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी भारत और अमेरिका के संबंध जो है निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका विदेश विभाग द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2023 और मानवाधिकार रिपोर्ट 2021 में कुछ ऐसी चर्चित रिपोर्टें हैं जिसमें भारत की आलोचना की जाती रही है। इसके अलावा आर्थिक तनाव, आत्मनिर्भर भारत अभियान, भारत मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का निर्माण करना और उसको विश्व में के देशों को निर्यात करना, ये भारत की इस पे काम कर रहा है, जिससे अमेरिका को अपने व्यापार को लेकर और अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर थोड़ा सा वो रहता है। और वो उसका ये कहना है कि वो भारत संरक्षणवाद की नीति अपना रहा है। अमेरिका ने GSP कार्यक्रम के तहत भारतीय निर्यातों को प्राप्त शुल्क मुक्त लाभों को समाप्त का निर्णय लिया है। वही है जो टैरिफ वाला मुद्दा है। भारत अमेरिका संबंधों को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? बहुत संरक्षण के साथ आगे बढ़े। यूक्रेन रूस संघर्ष के साथ वैश्विक शक्तियां नए समूह को संगठित हो रही हैं, तो भारत के लिए रूस और अमेरिका के बीच एक कठिन राह पर चलने की चुनौती है।
भारत का दृष्टिकोण अब तक यह रहा है कि वह अपने सर्वोत्तम राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए जो भी अच्छा होगा उस हिसाब से वो दूसरे देशों से अपने संबंध स्थापित करेगा। इसके अलावा भारत को इस संतुलनकारी कार्य का सामंजस्य करना होगा और प्रबल मतभेद को दूर करने के लिए संवाद और कूटनीतिक बल देना होगा। भारत को उसके लगातार बढ़ती खाई का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जिससे विश्व शांति के लिए खतरा उत्पन्न हो। शर्तों साझा हित का लाभ उठाना चाहिए। भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी एक ऐसी एशिया की कल्पना करना संभव बनाती है जो किसी भी एक शक्ति के प्रभुत्व के समक्ष असुरक्षित नहीं होगी। दोनों देश के बीच रक्षा सहयोग के बदले भारत को अमेरिका के मजबूत समर्थन के साथ चीन के साथ अपनी सैन्य क्षमताओं में भारी अंतर को दूर करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा एशियाई सक्षमताओं को स्थिर करने और चीन के उदय एशिया में उसकी आत्मा के उत्पन्न भू रणनीतिक चुनौतियों से निपटने में भारत और अमेरिका दोनों में के गहन हित रखते हैं। इसके अलावा आर्थिक अंतर भारत अमेरिका आर्थिक संदर्भ निवेश और व्यापार के बेहतर प्रभाव के साथ साथ अधिक स्थिरता प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। भारत में अमेरिका निवेश 52 बिलियन अमेरिकी डॉलर रखा गया है जो इसे वैश्विक निवेश के 1% से भी कम है। इसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, मतलब अमेरिका को भारत में और ज़्यादा निवेश करना चाहिए और भारत को भी अमेरिका में निवेश अपना बढ़ाना चाहिए जिससे व्यापारिक गतिविधियां और बढ़ें और लोगों के बीच में संपर्क ज़्यादा बढ़े, जिससे एक दूसरे देश पारस्परिक निर्भरता का सृजन करेंगे। भारत के लिए विनिर्माण आधारित निर्यात और संरचनात्मक विकास को प्रोत्साहन करने के एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अमेरिकी बाजार पर अधिक पहुंच और प्रौद्योगिकी सहयोग के बिना यह सफल न हो। भारत को अगर विकसित बनना है, अपने विकास यात्रा को आगे बढ़ाना, निरंतर आगे बढ़ाना है तो उसको अमेरिकी प्रौद्योगिकी और अमेरिकी सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है। इसी तरह भारत अमेरिका ICT सही दिशा में बढ़ाया गया कदम है। भारत का आर्थिक उत्थान अमेरिकी के उतने ही हित में होगा जितना कि प्रौद्योगिकी सक्षम कार्य वैश्विक मामले अमेरिका के नेतृत्व भारत के हित में होगा। इस वास्तविकता को विश्व मंच पर भारत की प्रतिष्ठा और नाटो जैसे गुट में संबंध होने से इसके इनकार के शोर में नहीं देखा जाना चाहिए। संशोधित भारत अमेरिकी सामरिक ऊर्जा भागीदारी जैसी पहले भारत में नवीकरण ऊर्जा परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देने में सहयोग का उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसके अलावा अमेरिका भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के लिए धन तक पहुंच को सुविधाजनक बनाकर और भी सहायता कर सकता है। स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु कार्रवाई पर साझेदारी को गहरा कर दोनों देश आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। निजी क्षेत्र को शामिल करना विभिन्न कंपनियों के CEO अब अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के लिए चाइना 1+1 की रणनीति अपना रहे हैं। जैसे हाल ही में एप्पल ने भारत में अपना पहला 2 स्टोर खोले हैं, एक मुंबई और दिल्ली में। इसी तरह टेस्ला जो है भारत में अमेरिकी जो कंपनी है वो भारत में अपने स्टोर खोलने जा रही है, आगे उसको मैन्युफैक्चर कंपनी भी खोलेगी, तो इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। तो वन चाइना पॉलिसी के तहत जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, वो क्योंकि जो प्रोडक्शन लाइन है वो ज़्यादातर चाइना में है, अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो चाइना में विनिर्माण करती हैं, उसको पूरे विश्व में फैलाती हैं। लेकिन कोविड के बाद और जो अमेरिका के का जैसा रवैया है उसको देखते हुए जो बड़ी कंपनियां हैं वो दूसरे देशों में भी अपना विनिर्माण उद्योग लगाना चाह रही हैं, चाइना से निकल रही हैं, ताकि उसमें विविधता लाई जाए। उस लाभ जो भारत को मिलना स्टार्ट हुआ है और आगे इसमें और बढ़ोतरी होगी और जितनी ज़्यादा कंपनियां भारत में आएंगी, यहाँ का रोजगार भी सृजन होगा, बेरोजगारी भी दूर होगी, भारत की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और भारत अमेरिकी संबंधों में भी और प्रगाढ़ता आएगी। इसके अलावा भारत अमेरिका की सहायता से चिप निर्माण और केस निर्माण का हब बनने के लिए भी अपनी तत्परता का संकेत दी जाए। भारत अमेरिका सेमीकंडक्टर के संयुक्त उत्पादन में भी सहयोग कर रहे हैं। खास सुरक्षा की कवरेज व विस्तार
राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ ही खाद्य सुरक्षा भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन के वजह से जो खाद्य सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न हो रहा है, जहां गरीब देश असंगत रूप से प्रभावित हो रहे हैं, उसमें भारत इसका अपवाद नहीं है। तो अमेरिकी प्रौद्योगिकी जो है उससे भारत को कृषि क्षेत्र में भी विकास में सहायता होगी। अमेरिका न केवल रक्षा, अंतरिक्ष और सभी खंडों में बल्कि कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकों में भी अग्रणी देश है। तो इस तरह अमेरिका भारत सहयोग के अगले दौर में खाद्य और कृषि के सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में से एक के रूप में शामिल करने का विशेष प्रयास करना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो भारत और अमेरिका को एक दूसरे देश का पूरक बनाती हैं। और निष्कर्ष में हम यही कह सकते हैं कि जो भारतीय प्रधानमंत्री ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा था, पिछले कुछ वर्षों में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कई प्रगतियां हुई हैं। इसके साथ ही एक अन्य AI है, यानी अमेरिका और इंडिया में और भी महत्वपूर्ण विकास हुए हैं। उनका यह वक्तव्य हाल के वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते संबंधों को भली बात प्रकट करता है। तो ये था भारत और अमेरिका का संबंध। ये इंटरनेशनल रिलेशन या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आता है, पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट है, जिसमें कई सारे भारत अमेरिका, भारत रूस, भारत चाइना, भारत संयुक्त अमीरात या भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ कैसे संबंध हैं, या भारत के यूरोपीय यूनियन के साथ कैसे संबंध है, इन सब के बारे में बताया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में इसमें व्यापार, रक्षा संबंध, पीपल टू पीपल कैसे कनेक्शन है, और इसमें भारत की में क्या प्रगति हो रही है, भारत इसका कैसे लाभ उठा रहा है, या भारत का विश्व में कैसे प्रभाव बढ़ रहा है, इन सब के बारे में बताया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।